Assalamu alaikum. This is Mazhar Ali, and all of you are very warm welcome to my YouTube channel, that is Mazhar Ali Lectures. In my previous lecture, I had taught you about the development, growth, the type of growth, okay, and fertilization and its sites. Any one of you who have not attended the lecture, so I request you must go the channel, that is Mazhar Ali Lectures, and see this lecture, okay, because it make the flow with today's lecture. सो ओके, इन टुडेस लेक्चर, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लीवेज की। ठीक है, क्लीवेज को देखेंगे, मोरोला की बात करेंगे, ब्लास्टोला की बात करेंगे और इम्प्लांटेशन की बात करेंगे। डन। सो बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब तक हमने क्या समझ लिया है? अब तक हमने ये देख लिया है कि एग और स्पर्म जब कंबाइन हो जाएंगे तो उनसे फॉर्मेशन होगी जायगोट की। अब जायगोट में होने वाले जो चेंजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिनकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। आपको अपने दोनों कान खुले रखने हैं क्योंकि कुछ चीजें टेक्निकल हैं, उनकी भी बात की जाएगी। अच्छा, अब सपोज करिए कि स्पर्म और एग कंबाइन हो गए और इनसे फॉर्मेशन हो गई जायगोट की। जायगोट की फॉर्मेशन होने के बाद जायगोट में कुछ डिविजन्स होती हैं, सिमिलर टू दी माइटोसिस, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। क्या, जरूर समझाऊंगा आपको। जायगोट के अंदर होती है डिवीजन। जायगोट बनने के बाद इसके अंदर एक कट लगता है जो कि जायगोट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ये मैंने कहा ना, डिविजन्स होती हैं माइटोसिस की तरह, लेकिन इनमें फर्क है। ये जो डिवीजन से रिपीटेड होती है, रिदमिक होती है और रैपिड होती है। फिर से बोलता हूँ, रिपीटेड बार बार होती है, रिदमिक एक खास टाइम के बाद होती है, क्या टाइम में बताता हूँ, और रैपिडली होती है, जल्दी जल्दी हो रही होती है। ऐसी रिपीटेड रिदमिक रैपिडली अकरिंग माइटोटिक डिवीजन को हम क्लीवेज कहते हैं। तो यहां से स्पेस स्टार्ट होता है क्लीवेज का। यहां पे लिख देते हैं क्लीवेज, 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 फेस स्टार्ट होगा क्लीवेज। अच्छा, क्लीवेज की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ रिपीटेड रिदमिक रैपिडली अकरिंग माइटोटिक डिवीजन which divide a single cell zygote into the multicellular mass of cell known as morula। ये इसकी डेफिनेशन है, अगर आप लिखना चाहें तो जरूर। एक बार फिर से बोल देता हूं कि जायगोट के अंदर रिपीटेड रिदमिक माइटोटिक डिवीजन की वजह से एक सिंगल सेल जो जायगोट बना था, अब वो मल्टीसेलुलर मास ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम मोरोला कहते हैं। क्या है, देखते हैं आगे। इस प्रोसेस को क्लीवेज कहा जाता है। अच्छा, क्लीवेज जो होती है, पहली क्लीवेज के रिजल्ट में 2 सेल, दूसरी क्लीवेज के रिजल्ट में 4 सेल बनते हैं और उसके बाद 4 से फिर 8 सेल, ठीक है, बनते रहते हैं। क्लीवेज की बेस पर एग की अलग टाइप्स है। क्या टाइप्स है एग की, किस तरीके से क्लीवेज होती है, वो हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। आज मैं क्लीवेज के साथ मोरोला को कंटिन्यू करूंगा, उसका रीजन है एक। तो जब जायगोट से ये 8 सेल फॉर्म हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम मोरोला, इस स्टेज को हम मोरोला कहते हैं, मोरोला कहा जाता है, मोरोला। लेकिन मोरोला समझाने से पहले मैं आपको थोड़े से डिफरेंसेस क्लीवेज एंड माइटोसिस के दरमियान समझा देता हूं। देखिए, सिमिलरिटी दोनों की ये है कि क्लीवेज और माइटोसिस दोनों डिवीजन हैं। ठीक है, दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, लेकिन डिफरेंसेस क्या है? क्लीवेज रिपीट होती है, माइटोसिस स्लो होती है एज कंपेयर टू क्लीवेज। क्लीवेज के अंदर टाइम होता है। ठीक है, फर्स्ट जो क्लीवेज होगी ना, वो आफ्टर द 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन होगी, यानी फर्टिलाइजेशन हो गई उसके 30 घंटे के बाद पहली क्लीवेज होगी। माइटोसिस में कोई सा टाइम नहीं होता। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्लीवेज जो होगी उसमें टाइम और कम लगेगा, थर्ड क्लीवेज जो होगी उसमें टाइम और कम लगेगा, यानी सक्सेसिव क्लीवेज के अंदर टाइम की जो मिकदार है वो रिड्यूस होती जाएगी। क्लीवेज के केस में ना, माइटोसिस में ऐसा नहीं होता, जो टाइम 1 घंटा, जो सवा घंटा जो भी लगता हो वही फिक्स रहता है। अच्छा, क्लीवेज के रिजल्ट में एक और रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्लीवेज के रिजल्ट में ये जो सेल्स होंगे, ये जो सेल्स होंगे, इनका साइज, ये जो सेल जायगोट है, इसका साइज सेम रहेगा। क्यों? अभी हम देखते हैं। साइज सेम रहेगा, ऐसा नहीं होता इन केस ऑफ माइटोसिस। जो सेल बने हैं या जो सेल है उसका साइज सिमिलर है, जो बने हुए सेल है ना, क्या बोल रहे हैं सर आप? देखें, ये सेल है, अब इससे जो 2 सेल बने हैं वो साइज सेम भी हो सकता है माइटोसिस के रिजल्ट में, तो साइज छोटा बड़ा भी हो सकता है। माइटोसिस के रिजल्ट में ज्यादा बड़ा बन गया, इतना बड़ा तो नहीं होता, पर साइज सेल का बड़ा जरूर होगा माइटोसिस के रिजल्ट में।
क्लीवेज में ऐसा नहीं होता, जितने भी सेल बने हैं क्या कहते हैं, उन सेल्स को बताता हूं, साइज उनका सेम रहेगा। देन उसके अलावा एक और डिफरेंस बता देता हूं, मैंने आपको ये बता दिया कि क्लीवेज रैपिड होगी, ये स्लो होगी। साइज सेल का सेम रहेगा, सेम नहीं रहेगा। तीसरा डिफरेंस ये कि सेल डिवीजन के दरमियान एक फेस होता है जिसे हम इंटरफेस, ग्रोथ फेस कह देते हैं। ग्रोथ फेस इन केस ऑफ क्लीवेज बड़ा शॉर्ट होता है, इन केस ऑफ माइटोसिस ग्रोथ फेस जो है वो लॉन्गर होता है। बस ये तीन तीन डिफरेंस याद रखिए, मोर देन इनफ। अच्छा, क्लीवेज के बाद ये मोरोला की फॉर्मेशन हो गई। ये जो सेल्स बन रहे हैं ना अंदर, ग्रीन ग्रीन कलर से आपको दिखाए गए ये सेल्स, इन सेल्स को ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। ब्लास्टोमियर्स, यहां पे लिख देते हैं ब्लास्टोमियर्स। ओके डन, ब्लास्टोमियर्स। अच्छा, अब ये जो स्टेट है, ये जो स्टेज आया है इसे हम मोरोला कहते हैं, यानी क्लीवेज के बाद मोरोला। पहले था फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, उसमें रिपीटेड रिदमिक माइटोटिक डिविजन्स हुई और उसने उसको एक मल्टीसेलुलर मास में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम मोरोला कहते हैं। मोरोला वर्ड आया मलबरी से, मलबरी यानी शहतूत, इसकी शेप कुछ शहतूत जैसी होती है, इस वजह से इसको मोरोला कहा जाता है। मोरोला जो है फर्दर डिवाइड करेगा, मोरोला से फिर अलग स्टेजेस आएंगे, लेकिन मोरोला की फॉर्मेशन तक ये जो स्ट्रक्चर है ये ओविडक्ट के अंदर आते हैं। जैसे ही मोरोला की फॉर्मेशन होती है तो ये आ जाते हैं यूट्रस के अंदर। देन मोरोला डिवाइड करेगा, इसके अंदर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, जो 8 सेल थे वो 60 तक पहुंच जाएंगे। अलग अलग बुक्स में अलग अलग कहानियां होती हैं, आप नंबर आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ याद रखना है कि मोरोला के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। कुछ टाइम के बाद इस मोरोला की जो सेल है वो अपने आप को एक लेयर की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। कुछ सेल जो है वो चले जाते हैं बिल्कुल किनारों की तरफ और कुछ सेल एक कोने में जमा हो जाते हैं। जब मोरोला से ये ट्रांजिशन होती है, ये चेंजिंग होती है और ये स्टेज बनता है, तो इस स्टेज को हम ब्लास्टोला कहते हैं। ठीक है, अब ब्लास्टोला के बाद आपको टेक्निकल चीजें आएंगी, याद रखनी है, कानों दोनों कानों से सुनना है। ब्लास्टोला, देखिए ब्लास्टोला भी टर्म पढ़ेंगे आप, और एक टर्म होता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, दोनों में क्या फर्क है समझाता हूं। ब्लास्टोला टर्म हम यूज करते हैं जब हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं इन केस ऑफ नॉन मैमल्स, जो मैमल्स नहीं है, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स, हेयर, डायफ्राम, एक्सटर्नल एयर पिंडा नहीं है, जो अपने बच्चों को मिल्क नहीं पिलाते, उनमें हम ब्लास्टोला कहते हैं। नॉन मैमल्स के केस में, मैमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड है, हेयर से उनकी जिनकी बॉडी के ऊपर, जिनके अंदर एयर पिंडा मौजूद है, डायफ्राम मौजूद है, कॉर्पस कैलोसम, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है मैमल्स की, तो उनमें हम इसको ब्लास्टोसिस्ट कहना प्रेफर करते हैं। नॉन मैमल्स में ब्लास्टोला, मैमल्स में ब्लास्टोसिस्ट। डन। जब ये ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने कहा कुछ सेल पेरिफेरी यानी किनारों की तरफ और कुछ सेल नीचे अरेंज हुए होते हैं, तो एक केविटी सी बन जाती है। इस केविटी को हम ब्लास्टोसील कहते हैं, ब्लास्टोसील, क्योंकि ये ब्लास्टोला के अंदर बनी है। ठीक है, ये होता है ब्लास्टोला स्टेज। अब तक मैंने आपको कितने स्टेजेस बता दिए, मैंने बताया था पहले होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद होगा क्लीवेज, क्लीवेज से आएगा मोरोला, और मोरोला से बनता है ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोला, आप जो कह सकें, ब्लास्टोसिस्ट भी कह सकते हैं, ब्लास्टोला भी कह सकते हैं। ब्लास्टोला के ये जो लेयर्स है ना, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताने की जरूर कोशिश करता हूं। ये जो सेल जो पेरिफेरी को चले गए, इन सेल्स को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, यहां से टेक्निकल चीजें हैं, ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। डन। ये जो सेल्स हैं, ये जो एक 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 जगह पर आकर जमा हो गए, ये सेल होते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। आई थिंक दैट मच थिंग इज क्लियर टू यू। एक बार फिर से इसको रिपीट करूंगा। ब्लास्टोला, ब्लास्टोला को नॉन मैमल्स के केस में ब्लास्टोला कह देते हैं, और मैमल्स के केस में ब्लास्टोसिस्ट, इसके अंदर कैविटी होती है, ब्लास्टोसील कहा जाता है। और ये जो सेल्स हैं इसके, ये ट्रोफोब्लास्ट, ये वाले सेल जो है ये एम्ब्रियोब्लास्ट। अच्छा, अब हम रोल समझते हैं इन ट्रोफोब्लास्ट का, इन एम्ब्रियोब्लास्ट का रोल क्या है। ठीक है, ब्लास्टोला वाले स्टेज में ये जो स्ट्रक्चर है, अब तक ये फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है विथ द सिक्रीशन ऑफ द यूट्रस। अब तक ये इम्प्लांट नहीं हुआ। क्या है इम्प्लांटेशन, उसकी बात की जाएगी अब। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, देन इम्प्लांटेशन, ये जो स्ट्रक्चर है ब्लास्टोला, अब ये ब्लास्टोला तैयार होगा कि ये यूट्रस की जो वॉल है उनके साथ उसके अंदर धंस जाए, उसके अंदर घुस जाए और गुम हो जाए यहां से। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको यूट्रस की अलग अलग वाल समझाता हूँ। यूट्रस ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का पार्ट है। ठीक है, डिटेल तो उसकी बाद में डिस्कस की जाएगी। इसके अलग अलग लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सीरोसा,
और इसकी जो मेम्ब्रेन्स है, 3 मेम्ब्रेन है, आउटर जो है पेरीमेट्रियम, मिडिल वाली मायोमेट्रियम, इनर वाली होती है एंडोमेट्रियम। ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रही है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पेरीमेट्रियम। ब्लू और रेड वाली जो है ये मिलकर बना देती है मायोमेट्रियम, थिकेस्ट लेयर होती है, वहां पर आके ऑक्सीटोसिन वगैरह एक्ट करते हैं। ये आगे पार्चुरेशन वगैरह में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से डिलीवरी के केस में। ये जो तीसरी लेयर है ना, तीसरी एंडोमेट्रियम, जो यहाँ पे भी होती है, मैंने बनाई नहीं है जान करके, ये होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर ये ब्लास्टुला इम्बेड हो जाएगा, घुस जाएगा, इस तरीके से घुस जाएगा कि जैसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे था ही नहीं कुछ टाइम के लिए। बाद में जब प्रेगनेंसी एडवांस होती रहेगी, बढ़ती प्रेगनेंसी जैसे बढ़ती रहेगी, तो ये थोड़ा ह्यूमन के अंदर आएगा, लेकिन पहले जैसे ये डिपॉजिट हुआ है ऐसे गायब हो जाएगा जैसे था ही नहीं। ये डिपॉजिट हो जाएगा अंदर, जैसे ही ये डिपॉजिट होगा अंदर, इस स्टेज को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। देन अब तक हमने कितने स्टेजेस पढ़ लिए? फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, जिससे जायगोट बना, जायगोट में क्लीवेज डिविजन्स हुई, मोरोला बना, मोरोला के अंदर सेल्स ने लेयर में अरेंज किया, आउटर लेयर जो थी ट्रोफोब्लास्ट, और बीच में जो सेल धसे हुए थे एम्ब्रियोब्लास्ट कहलाते हैं, उनका रोल भी बताने वाला हूं जरूर। ठीक है, जब ब्लास्टुला बिल्कुल एम्बेड हो गया यूट्रस की वॉल के साथ, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और एक टर्म आपको बताने वाला जा रहा हूं, जब किसी भी फीमेल के यूट्रस के अंदर डिपॉजिट हो जाता है ब्लास्टोला, तो ऐसे यूट्रस को, द यूट्रस ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल, उसे हम डेसिडुआ कहते हैं। ये टर्म आपको जरूर याद रखना है, आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, डेसिडुआ। डेसिडुआ ये डिफाइन किया गया है, डेसिडुआ। ठीक है, डेसिडुआ के अलग अलग टाइप भी है, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ पेरिटाइलिस। आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप डेसिडुआ याद रखेंगे मोर देन इनफ। यानी डेसिडुआ का मतलब द यूट्रस ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल, यानी जब ब्लास्टुला इन हो गया, इम्बेड हो गया विद इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, डेसिडुआ की फॉर्मेशन हो गई। अब हम पढ़ते हैं ये ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट का रोल क्या है। देखें, जैसे ही ये ब्लास्टुला इम्बेड कर जाता है, इस एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर, अब अंदर जो इसमें चेंजेस आएंगे वो आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो यहाँ पर अंदर चेंजेस आएंगे वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, अब थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप साथ साथ लिखते भी रहिए कि ट्रोफोब्लास्ट जो है, ट्रोफोब्लास्ट ये 2 लेयर्स में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एक कहलाएगी सिनसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाली कहलाएगी साइटोट्रोफोब्लास्ट। फिर से बताता हूं, ये जो ब्लास्टुला की बाहर वाली लेयर थी ना ट्रोफोब्लास्ट, वो भी ब्रेक कर जाएगी एम्बेड होने के बाद 2 लेयर्स के अंदर, बाहर वाली साइशियोट्रोफोब्लास्ट, इनर वाली साइटोट्रोफोब्लास्ट। इनके रोल बाद में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है ना, एम्ब्रियोब्लास्ट का रोल तो हम बाद में पढ़ने वाले। एम्ब्रियोब्लास्ट का काम ही ये नाम ही कहानी सुना रहा है कि ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। ये तो हम आगे वाले डिस्कस करने वाले हैं जब हम आगे के स्टेजेस, न्यूरोलेशन और वगैरह वगैरह की बात करें। आप फिलहाल एम्ब्रियोब्लास्ट याद रखो। ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट कर जाएगा 2 लेयर्स के अंदर, सिनसाइशियोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। भाई ये सिनसाइशियो या सिनसिशियो का मतलब क्या होता है? सिनसिशियो का मतलब ये होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सिंगल सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को सिनसिशियो कहते हैं। क्या मतलब इसका? देखें, मैंने कहा ना, जो चीजें जहां पे आएंगे वो आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें। ये जो ट्रोफोब्लास्टिस की 2 लेयर बन गई, ये वाली लेयर जो है, ये वाली लेयर जो गोल गोल सेल आपको दिख रहे हैं, ये वाले, ये तो कहलाएंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये वाली लेयर जो है ये कहलाएगी सिनसिशियोट्रोफोब्लास्ट। देखिए, सिनसिशियो एक ही सेल जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें डॉट डॉट बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं। सिंगल सेल विद मेनी न्यूक्लियस, व्हाट इज कॉल्ड द सिनसिशियम। ठीक है, तो यहां से आया है सिनसिशियोट्रोफोब्लास्ट, और ये कहलाता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। आपको होगा क्या, ये जो सिनसिशियोट्रोफोब्लास्ट बना है और साइटोट्रोफोब्लास्ट बने हैं, ये एक तो फॉर्मेशन करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कोरियोन की। ठीक है, आप फिलहाल याद रखो, अलग अलग एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे कि एमनियोन, कोरियोन, यॉक्सैक, एलेंटॉइस। आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से बात की जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं। कोरियोन बन गई यहाँ इनसे। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की फॉर्मेशन भी करते हैं, जिसे हम कहते हैं HCG। जी स्टैंड फॉर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। फिर से बताता हूं, HCG स्टैंड फॉर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये एक हार्मोन है, कौन बना रहा है? सिनसिशियो और साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये HCG क्या करेगा, इसका रोल समझते हैं। ये एक हार्मोन है
जब एम्बेडिंग हो जाएगी, ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट कर जाएगा तो ये प्रोड्यूस होगा। ये यहाँ से उठ करके मूव करेगा, आएगा आएगा आएगा, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर इसको स्टेबल बना देगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है पता है आपको? जी हाँ, ये कॉर्पस ल्यूटियम है। देखिए, हम फॉलिकल्स की बात की थी ना लास्ट लेक्चर के अंदर। फॉलिकल यानी ग्रुप ऑफ सेल विच इंक्लोज अ सेंट्रल कैविटी। फॉलिकल से बनेंगी प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल। वो लेक्चर आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर देख लीजिए प्लीज। सेकेंडरी फॉलिकल से बनेंगे टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल जो है, इसमें इतना प्रेशर बढ़ता है कि ये रप्चर कर जाएगा और उससे रिलीज हो जाएगा oocyte। oocyte रिलीज होने के बाद फॉलिकल के बच्चे कुछ सेल जो होते हैं, ये जो टर्शरी फॉलिकल के बाद ग्राफियन फॉलिकल बना, उसके बच्चे कुछ सेल जो होते हैं वो फॉर्मेशन कर लेते हैं टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर की, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। येलोइश बॉडी भी कह दिया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिन प्रोटीन एंड केरोटिन पिगमेंट। ल्यूटिन प्रोटीन एंड केरोटिन पिगमेंट की मौजूदगी की वजह से इसे येलोइश बॉडी भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम कॉर्पस ल्यूटियम भी है। फ्रेशली फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम हेमोरेजिकम। आपको इतनी डिटेल याद नहीं रखनी, आपको कॉर्पस ल्यूटियम येलोइश बॉडी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये आपको ल्यूटिन प्रोटीन और केरोटिन पिगमेंट की वजह से ये आपको याद रखना है। कॉर्पस ल्यूटियम ये टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। एंडोक्राइन क्या होते हैं? ऐसे काइंड के स्ट्रक्चर्स जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें एंडोक्राइन स्ट्रक्चर कहते हैं। आप इतना याद रखिए, ये टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। ये प्रोड्यूस करेगा लेस क्वांटिटी ऑफ ईस्ट्रोजन एंड हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ये जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बहुत सारे रोल हैं। इतना ज्यादा मैं आपको नहीं बताने वाला यहाँ पर। जब हम हार्मोनल रेगुलेशन इन केस ऑफ फीमेल्स पढ़ेंगे तो मैं आपको जरूर डिफाइन कर दूंगा बिलीवन में। प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन आप इतना याद रखो कि ये प्रेगनेंसी को फेवरेबल बनाएंगे। बस प्रेगनेंसी होती रहे उसको फेवरेबल बना देंगे। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इसको स्टेबल करवाने का काम होगा एचसीजी का। एचसीजी कहेगा कि अब क्योंकि इम्प्लांटेशन हो गई है, प्रेगनेंसी मार्क हो गई है, अब कॉर्पस ल्यूटियम तुम 3 महीनों के लिए बने रहो। 3 महीनों तक तुम ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाते रहो। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी बनी रहेगी तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ये सेफ रहेगा, और एफएसएच एलएच भी प्रोड्यूस नहीं होते रहेंगे। 3 महीनों के बाद 3 महीनों के बाद मैं आपको जवाबदारी देता हूं कि फॉर्मेशन हो जाएगी प्लेसेंटा की, और प्लेसेंटा जिम्मेदारी ले लेगा प्रोजेस्टेरोन बनाने की। उसके बाद आप जो है भले डिजेनरेट हो जाना। तो एचसीजी का मेन रोल तो यही है कि इसको स्टेबल बनाना। तो एचसीजी का मेन रोल तो यही है, इसको स्टेबल बनाना। ठीक है, यहां तक मैंने आपको समझाया क्या, एक बात समझ ले। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन से फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट की फॉर्मेशन हुई जिसके अंदर क्लीवेज हुई। क्लीवेज के रिजल्ट में मोरोला बना, देन आया ब्लास्टोला। ब्लास्टोला के सेल्स अरेंज हो गए लेयर्स के अंदर, ट्रोफोब्लास्ट के दिया आउटर को, और कुछ सेल को हमने एम्ब्रियोब्लास्ट के दिया। ट्रोफोब्लास्ट ने 2 लेयर्स बनाई, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये एम्बेड हो गया विद इन दी वॉल ऑफ द यूट्रस। इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ये जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट बने, इन्होंने प्रोड्यूस किया एचसीजी। एचसीजी आया और ये जो टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम था, इसको स्टेबल बना दिया कुछ टाइम के लिए, सो दैट 3 महीनों के लिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी जिसे हम कह देते हैं, प्रेगनेंसी 9 महीनों की होती है, उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर के लिए ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है इस ब्लड स्ट्रक्चर दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम को। उसके बाद जो है ये काम प्लेसेंटा ले लेता है, और जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखते हैं। एचसीजी, द प्रेजेंस ऑफ एचसीजी इन द यूरिन ऑफ द फीमेल विल इंडिकेट द प्रेगनेंसी। डन। जब किसी फीमेल्स के अंदर पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं तो एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, घरों में भी टेस्ट कर लिया जाता है कि फीमेल्स किट्स आती हैं, उन किट्स के ऊपर यूरिन के सैंपल को पॉर किया जाता है, और अगर वो टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो एक इंडिकेशन होती है प्रेगनेंसी की। वो टेस्ट बेसिकली क्या होता है? वो एचसीजी का तो टेस्ट होता है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि यूरिन के अंदर भी मौजूद होता है। एचसीजी का ये टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है इसे हम ग्रेविंडेक्स टेस्ट कहते हैं। लिख दें आपके लिए, लिख देते हैं आपके लिए, इसे हम ग्रेविंडेक्स टेस्ट कहते हैं। ग्रेविंडेक्स टेस्ट, ग्रेविंडेक्स टेस्ट जो कि फीमेल्स घर में परफॉर्म करती हैं, ग्रेविंडेक्स टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, और ग्रेविंडेक्स टेस्ट के बाद, ग्रेविंडेक्स टेस्ट के बाद अब जो भी चेंजेस होंगे एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर, वो तो हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। अब जो हमारा लेक्चर आएगा उस लेक्चर के अंदर मैं आपको अलग अलग टाइप की क्लीवेज और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्स समझाने वाला हूँ। आज के लिए हमारे पास इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और जो है कि हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखा दिया होगा, और इस नंबर के थ्रू आप जो है मैसेज करेंगे। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहां हम जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं कोशिश करते हैं कि आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएं हाथ के हाथ। और
हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करता होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।